वेलकम टू नॉलेज अपडेट चैनल। 3 मई 2023 रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इश्यू हुआ अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये पीएमएलए एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसमें स्पेसिफिकली दे डिफाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। अगर वो लोग क्लाइंट्स के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो उन्होंने डिफाइन की है, तो देन दे आर स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर पीएमएलए एक्ट। तो समझते हैं कि ये क्या नोटिफिकेशन है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कौन से केस के अंदर ये कवर होगा। बट उसके पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कहीं पे लिखा नहीं है कि रीजन क्या है उसका, बट देयर आर 2 रीजंस और देयर आर 2 पॉसिबल रीजंस। फर्स्ट ये है कि रिसेंटली काफी शेल कंपनीज आई थी जो चाइनीज ओरिएंटेड कंपनीज फॉर्म हुई थी एंड उसके पीछे प्रोफेशनल्स हैव बीन इन्वॉल्व। सो ऑब्जेक्टिव था उनको भी एक पीएमएलए कायदे में लेके आए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है रीजन ये है कि एफएटीएफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टास्क फोर्स इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एफएटीएफ और एफएटीएफ के एक स्टैंडर्ड्स के रिकमेंडेशन में उन्होंने ऐसा लिखा है कि ये प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स उनको इस तरीके से इसमें आना चाहिए। तो ग्लोबल लेवल पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर एफएटीएफ के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन कंट्री इज अ पार्ट ऑफ मेंबर। 2010 में मेंबर हुआ था और नवंबर 2023 में एक इवोल्यूशन होने वाला है। सो बिफोर इवोल्यूशन हैपेंस एक रिकमेंडेशन उनका था कि इतने चीज में दे शुड बी द पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ लिस्ट। तो उसके लिए हो सकता है। तो आइए देखते हैं वीडियोस में, फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है, कौन सी एक्टिविटीज कवर्ड है और जो प्रोफेशनल इसमें कवर हुए उनके लिए क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। ये जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है उसके कारण क्या इंपैक्ट होगा, इसलिए आइए देखते हैं कि पीएमएलए दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए में कौन सी प्रोविजंस में क्या चेंज हुआ है और उससे सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स पे क्या इंपैक्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले देखते हैं हम लोग Section 2, Subsection 1, which provides definition of reporting entity. That means जो भी entity या person और professional इसमें covered है, there is some obligation provided in the PML Act for them to do it. तो reporting entity की definition में ऐसा लिखा है, it means a banking company, financial institutions, intermediary or a person carrying on a designated business or profession. So ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, person carrying on a designated business or profession. The definition of person carrying on a designated business or profession is provided in section 2 section 1 clause SA. Under clause SA 6 proviso or 6 point has been there which mentions that persons carrying on such other activities as the central government may by notification so designate. So this particular definition already includes like real estate agent and others. And then the last point says that any other activities which is notified by central government. तो ये नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है 3 मई का, दैट नोटिफिकेशन हैज बीन इश्यूड अंडर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन सेक्शन 2 सेक्शन 1। अब अपने देखते हैं ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। नोटिफिकेशन ऐसा कहता है कि द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय अ रिलेवेंट पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। सो दो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली we'll also look at the definition of relevant person, but it is primarily focusing on financial transactions carried out on behalf of client. अगर client के तरफ से on behalf of client अगर कोई आप financial transaction करते हो and if you are a part of relevant person in the course of your profession for activities which are specified, again it is not all kind of transactions but for specific activities
that are covered for this particular clause. So relevant क्या है? सबसे important, first let us understand what is a relevant person. Second, we understand which activities are covered in this particular para. So the relevant person, which has been defined by annexure, by additional in the notification, says that any individual practicing either individually or through a firm having COP. So certificate of practice is required for a person to practice. So if a person who is having a COP and practicing in his own name, or having COP practicing under some firm name, then if that person is a CA or is a company secretary or a cost and work accountants, then that particular person is included in the relevant person. Now it the word is which use includes, तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर में प्रोबेबली दे में इंक्लूड द एडवोकेट्स, लॉयर्स एंड अदर्स. सो नाउ लेट अस लुक एट, अगर आप रिलेवेंट पर्सन हो, आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो ऑन बिहाफ क्लाइंट करते हो, तो कौन सी एक्टिविटीज में वो कवर्ड है, एंड दैट इज बीन स्पेसिफाइड अंडर दैट नोटिफिकेशन विच सेज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर आप क्लाइंट की बिहाफ पे बाइंग सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर आते हो, या अगर आप मैनेजिंग करते हो क्लाइंट के मनी को, उसके सिक्योरिटीज और अदर एसेट्स को, और इन द मैनेजमेंट ऑफ बैंक एंड सेविंग और सिक्योरिटी अकाउंट्स, या ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन, अगर कंपनी जो है, कंपनी का क्रिएशन, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसका आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो, और क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, LLP और ट्रस्ट. तो ये बहुत बड़ा वाइड डेफिनेशन हो गया. अगर देखिए पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट 5 जो बहुत वाइड है, और पॉइंट नंबर 5 तो बहुत वाइड है, जहां ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी कंपनी के LLP को क्रिएशन, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो एंड विच आर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, देन यस यू आर कवर्ड. एंड अगर आप कवर्ड हो तो क्या हुआ, यू आर रिपोर्टिंग पर्सन, एंड देन in that case we need to understand what is the obligation of the reporting entity. तो पहले जो बात किया हमने, उसमें ये बात किया कौन कवर है और कौन से क्लॉज में चेंज हुआ है. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिफाइंड सर्टेन एक्टिविटीज एंड रिलेवेंट पर्संस व्हिच आर टू बी टेकन एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी डेफिनेशन. अगर आप रिपोर्टिंग एंटिटी हो तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, वो देखते हैं सेक्शन 12 के अंदर. सेक्शन 12 ऑफ PMLA एक्ट सेज दैट if you are a reporting entity, you have to maintain a record of all transactions including informations for clause B. अब clause B क्या करता है, clause B ऐसा कहता है आपको information furnish करनी है. So FIU जो है उसमें आपको certain specific transactions you have to inform to the FIU. तो आपने जो भी informations वहां पे inform दी है, वो सब transactions के records आपको maintain करने पड़ेंगे. And the most important thing, you have to verify identity of clients. Know your client, KYC, and knowing the client in best respect is very very critical part of this particular exercise, because money laundering में क्या होता है कि the money, illegal money becomes a legal money. So the person whose money is there and the person who becomes that money, they both may be different. So knowing the client is very important thing. Verify the identity of clients, identify the beneficial owner if any of such clients. जो शेल कंपनीज थी, पर्टिकुलरली चाइनीज कंपनीज, जो चाइना की कंपनी बनी थी, वहां पे बेनिफिशियल ओनर was somebody in China. How it may be routed through the Singapore or some other countries. So what the government expects that अगर आपको मालूम है कि उसका बेनिफिशियल ओनर वो अलग है, not the person in whose name the company has been operated, you can't say sir मुझे मालूम नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया है. So then you are also covered into that particular part, and then you have to maintain record of documents evidencing identity of its clients and beneficial owners, as well as account files and business correspondence related to clients. तो ये जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए. पहले ऐसा लगा कि चलो PMLA में हम कवर हो गए. See anyway, if somebody has done contravention knowingly,
somebody involved into the crime money dealing, that is always covered. अगर उसका नाम लिखा है नहीं लिखा है, somebody who has been involved in knowingly in process of crime, PMLA Act definitely covers that part. तो चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि रिपोर्टिंग एंटिटी के अंदर आपको डाल दिया है. तो रिपोर्टिंग एंटिटी में डालने से मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि देयर इज ऑब्लिगेशन हैज बीन इंक्रीज फॉर विद रिस्पेक्ट टू नो योर क्लाइंट. Obviously, ICI and other professional bodies has already the set principles which talk about KYC, but here there is obligation as far as the government is concerned. We have to also make reporting to FIU. We are making registrations with FIU, reporting to FIU, maintaining documents, records, and information for this case. So I think that is some additional information which is to be additional compliance burden for the professionals. It is to be done. So what is to be done? I think first we have to understand ये change क्या है. Second thing, what is the document requirement? अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर मुझे केवाईसी करनी है, डॉक्यूमेंट्स रखना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, केवाईसी कैसे करनी है, कैसे मुझे सिस्टम सेटअप करनी है. आई थिंक ये सब चैलेंजेस है फॉर प्रोफेशनल्स. सो विद